हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान एट द रेट प्रदीप। हमारे चैनल ज्ञान एट द रेट प्रदीप की चैनल में सभी को मैं स्वागत करता हूं। सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और नए व्यूअर्स के लिए वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए कि नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर है इंग्लिश का, टेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टेंस अगर हम नहीं जानते हैं, ग्रामर में हम कोई भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेशन हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। इसलिए टेंस जानना बहुत ही जरूरी है। टेंस किस लिए जरूरी है? ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए किसी भी भाषा में अपनी भाषा को इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, उसके लिए टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस क्या है? टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब काल। काल मतलब समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है। यानी टेंस इन इंग्लिश टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इन इंग्लिश टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन का टाइम बताता है कौन? टेंस यानी इट मीन्स टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन को टेंस कहते हैं। टाइम ऑफ एक्शन को टेंस कहते हैं। टेंस बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी 3 कैटेगरीज ऑफ टेंस। दैट इज क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। पहले क्या लिखा मैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस पढ़ने से पहले हम आपको छोटा सा प्रीवियस बेसिक का नॉलेज देता हूं। टेंस हम पढ़ेंगे, टेंस मैं आपको आज समझाऊंगा, लेकिन टेंस से पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो बचपन में आप लोग पढ़ा होगा, अगर नहीं सीखा है तब भी ये ध्यान रखिए। ये जो टेंस है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये सभी क्लास के लिए जरूरी है। 6 हो, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, सभी जगह में टेंस की जरूरत होता है और टेंस आपको जानना जरूरी है। 6 क्लास हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 8th, 9th, 10th, सभी क्लास के लिए टेंस जरूरी है। टेंस कोई अलग अलग, सभी क्लास में अलग अलग टेंस नहीं होता है। ग्रामर में कोई आपको भिन्न भिन्न पाठ नहीं पढ़ाया जाते हैं। पाठ वही है, थोड़ा सा छोटे क्लास में थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हैं, बड़े क्लास में उसी पाठ को थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। तो ग्रामर जो है, कोई भी पाठ का व्याकरण जो होता है सभी इक्वल होता है। ठीक है, सभी इक्वल होता है। व्याकरण बहुत जरूरी, जानना जरूरी है। तो इसीलिए व्याकरण, ये जो टेंस, ये मत समझो कि ये हमारा क्लास का नहीं है। चाहे कोई भी क्लास का बच्चे देख रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए है और सभी को जानना जरूरी है। तो ये टेंस तो हम आपको बता दिया, 3 टाइप का टेंस है। लेकिन टेंस सीखने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है ये ध्यान रखना है। सेंटेंस बनता है जैसे राम एक अच्छा लड़का है।
राम एक अच्छा लड़का है। इसको कैसे हम वाक्य बनाते हैं, ये छोटे क्लास का पाठ है। राम एक अच्छा लड़का है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखो, हिंदी का वाक्य चाहे अपनी भाषा का किसी भी भाषा का वाक्य अगर लिखा है, इसको हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको जरूरी होना चाहिए। हमेशा इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। पहले सब्जेक्ट होगा, पहला हर एक वाक्य में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। पहला सेंटेंस पहला आपको रहेगा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एक नंबर। दूसरे नंबर में हमेशा रहेगा भार्ब, हमेशा क्या रहेगा, भार्ब। पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में भार्ब, और तीसरे नंबर में रहेगा आपका बाकी जो बच गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन अगर आपने हमेशा दिमाग में बैठाना है कि इंग्लिश वाक्य में सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ भार्ब रहेगा, और भार्ब के बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस का बाकी पार्ट यानी उसको जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट, भार्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाक्य इसी तरह इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनता है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक हिंदी वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, भार्ब कौन है? यहां भार्ब मतलब है, यहां भार्ब कोई मेन भार्ब नहीं है, ऑक्सिलरी भार्ब या हेल्पिंग भार्ब है। यहां पे है जो है हमारा भार्ब में गिनती होगा। ठीक है, तो ये भार्ब में है जो है ये भार्ब में गिनती होगा, जिसकी इंग्लिश क्या है, इज। इज, आम, आर, किंबा पास्ट टेंस में वाज, ओआर, किंबा फ्यूचर टेंस में शेल बी, विल बी कि या डू या डज, ये सभी हेल्पिंग भार्ब में आते हैं। इसको बी भार्ब भी कहते हैं, खाली बी भार्ब भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बताया, ये बी भार्ब में क्या क्या आते हैं, इज, आम, आर, वाज, ओयर, शेल बी, विल बी, डू, डज, ये बी भार्ब में आते हैं। तो इज का मतलब क्या है। तो हिंदी में ये जो एक इंग्लिश में एक भार्ब है इज, ये कौन सी भार्ब है, बी भार्ब या ऑक्सिलरी भार्ब या हेल्पिंग भार्ब कह लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ गया, बी भार्ब या ऑक्सिलरी भार्ब या हेल्पिंग भार्ब, ये आप कुछ भी मान लो, इसको बी भार्ब कहते हैं। इज, आम, आर, वाज, ओयर, शेल बी, विल बी, डू, डज, ये सभी हेल्पिंग भार्ब में आते हैं। तो हिंदी का जो वाक्य में लिखा है, आपकी भाषा में क्या है वो है का, वो आप समझ लेना। किसी भी भाषा का अगर हिंदी में है लिखा है, ये हेल्पिंग भार्ब में आ गया, तो ये एक भार्ब है। तो पहला भार्ब समझ गया आपने, पहले भार्ब को पहचानना। अगर भार्ब क्या है आपको पहचान नहीं आ रहा है कि वाक्य में भार्ब कौन सी है, भार्ब कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या करना, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता अगर पहचान लिया तो भार्ब को भी पहचानना मैं सिखा दूंगा। अगर कर्ता नहीं पहचान पाते हैं कि भार्ब पहचान लिया, तो आपको मैं कर्ता कैसे पहचानना वो सिखाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर किसी वाक्य में वाक्यों को कर्ता पहचानना है, उसी वाक्य में एक आप उसी वाक्यों को एक क्वेश्चन पूछिए, कौन, हिंदी में कौन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, कौन यानी कौन है, कौन है, तो जो आंसर आएगा वो वाक्य का कर्ता है, वो वाक्य का कर्ता है। ये अगर इसी वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा मैं, कौन है, इसका आंसर क्या आएगा, राम है। इसका आंसर कौन आएगा, राम है। तो इसका मतलब यहां पे राम हमारा क्या हो गया, कर्ता यानी सब्जेक्ट। पहला हमको सब्जेक्ट निकाल दिया, ठीक है। अगर कर्ता मिल गया, भार्ब आपको पहचान, आपको अगर कर्ता पहचान लेते हैं, भार्ब क्या है पहचान नहीं है,
कर्ता से, उसी कर्ता से आप क्या करके क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उसी कर्ता को आप क्या करके आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो राम क्या है, राम क्या, राम है, राम है। तो ये क्वेश्चन जो आ गया, राम को खाली क्या पूछो, क्या करके पूछो राम को। तो राम क्या, राम राम है। तो है यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हो गया है यहाँ पे भार, यहाँ पे हमारा भाग है हो गया हमारा भार। ठीक है, तो राम हो गया हमारा कर्ता, है हो गया भार। बाकी जो बच गया वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम क्या है, राम क्या है, यानी राम एक अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है। ये लड़का हमारा हो गया क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सी, कैसा लड़का, एक अच्छा लड़का, पूरा का पूरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट मतलब राम, यहां पे राम, इसके बाद भार्ब रहेगा राम है, और इसके बाद हमारा रहेगा एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। इसको आप हिंदी में खाली इंग्लिश का अनुवाद लिख देना। राम है का इंग्लिश हो गया इज, और ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ये हो गया सेंटेंस बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड प्लेस में भार्ब रहेगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया भार्ब, ये गुड बॉय हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया होगा। अभी दूसरी छोटा सा वाक्य देख लो। वह स्कूल जाता है, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। यहां पे सब्जेक्ट क्या, कौन है, कौन जाता है, वह जाता है, यहां हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्रिया क्या है, वह क्या करता है, जाता है, वह क्या करता है, वह को अब क्या करता है कि पूछ लो, वह क्या करता है, जाता है। तो सेकंड में क्या आएगा, पहले आ गया हमारा वह, इसके बाद रहेगा जाता है, और तीसरा में रहेगा विद्यालय। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश खाली लिख दो। ही, वह जाता है, वह जाता है इंग्लिश क्या है, ही गोज, ही गोज। ये गोज किस लिए होगा, वो इस चीज हम पढ़ेंगे। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यानी ये दो वाक्य आपको सिर्फ समझाया कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे स्थान में हमेशा सब्जेक्ट के साथ भार्ब रहेगा, बाकी तीसरे स्थान में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या है, टेंस। अभी टेंस पढ़ते समय यही चीज ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस भार्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसकी फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा भार्ब और तीसरे स्थान में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस आपको बता दिया, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मीन्स now, the time, now, today, this month, this year, जो करेंट टाइम चल रहा है, जो करेंट टाइम है, उसी को प्रेजेंट टाइम कहते हैं, उसी को प्रेजेंट टाइम कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब, मैं टेंस मतलब टाइम बता दिया, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस क्या है। हम प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, प्रेजेंट टाइम को। प्रेजेंट टाइम जो करेंट टाइम है, उसी टाइम, नाउ, दिस टाइम, टुडे, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, इस टाइप की समय को, टाइम को हम प्रेजेंट टेंस में काउंटिंग करेंगे। इसके बाद हमारा आ गया पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब
जो टाइम which has already passed away, द टाइम which has already passed away, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे या पास्ट टाइम कहेंगे, पास्ट टाइम कहेंगे। एस्टरडे, 2 days ago, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दिस टाइप ऑफ टाइम इज नोन एज पास्ट टाइम यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा आ गया हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम, द टाइम which is yet to be begin, द टाइम which is yet to be begin, जो समय अभी शुरू हुआ नहीं है, जो समय अभी शुरू नहीं हुआ है, आने वाला समय, आने वाला समय को फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम हम कहेंगे, फ्यूचर टाइम कहेंगे। जैसे टुमारो, जैसे टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, दिस टाइप ऑफ टाइम इज नोन एज फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी हम पढ़ा टेंस 3 टाइप का है, 3 टाइप ऑफ टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी टेंस अगर हो गया हमारा एक, यानी उसको जैसे हिंदी में एक कहावत है, जैसे टेंस का 3 लड़का थे, टेंस का 3 लड़का है, क्या क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का 4 लड़का ये यानी 4 बच्चे हुए, प्रेजेंट टेंस का 4 बच्चे हुए, उसका नाम रखा है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किसका है? किसका 4 बच्चे हैं? प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस। यानी इसका कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को 4 भाग बांटा गया है, पास्ट टेंस से उसने बोला मेरा भी जो भाग होगा सेम नाम रखा जाएगा, और फ्यूचर टेंस ने भी उसने बोला मेरा भी जो बच्चे होगा सेम नाम रखूंगा। तो यानी इससे हमको पता चला कि प्रेजेंट टेंस का जो भाग 4 भाग है, पास्ट टेंस का सेम नाम सेम भाग 4 है, और फ्यूचर टेंस का भी सेम भाग है यानी सेम नाम 4 है। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का भी नाम वही है, इंडेफिनाइट 4 भाग में, दूसरे भाग इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस भी 4 भाग में डिवाइडेड है, वो 4 भाग है यानी 4 हिस्से में क्या है? वही इंडेफिनाइट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो इंडेफिनाइट या इम्परफेक्ट को इसमें दूसरे नाम से, यानी जैसे एक बच्चे को उसकी माँ कुछ नाम से पुकार देता है, बाप भी किसी नाम से पुकार देता है, तो इसी तरह इसका भी इंडेफिनाइट को सिंपल करके बोलते भी है, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। इसी तरह इम्परफेक्ट को दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोलो या इम्परफेक्ट बोलो, इम्परफेक्ट बोलो, तो दूसरी नाम क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तीसरा नाम है परफेक्ट, इसका कोई दूसरी नाम नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई दूसरा नाम नहीं है। अभी सबसे पहले हमें क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का सिंपल भाग यानी इंडेफिनाइट पार्ट को हम आज पहले पढ़ेंगे, ठीक है? इंडेफिनाइट हम पहले पढ़ेंगे, पार्ट करके आपको सभी का 12 पार्ट जो है मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से ये मेरा क्लास को देखते रहिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का सिंपल पार्ट यानी इंडेफिनाइट पार्ट।
तो सिंपल इंडेफिनाइट में वाक्य कैसे बनता है, इसका नियम क्या है, इसका बनाने का तरीका क्या है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाकी को मैं मिटाता हूं। प्रेजेंट टेंस का क्या हम पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनाइट। सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनाइट पार्ट, इंडेफिनाइट हम आज पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट यूज्ड फॉर जनरल स्टेटमेंट। सिंपल, ये इसका नियम जो है, रूल्स याद रख लीजिए। रूल्स, इट इज यूज्ड फॉर जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, कॉमा, हैबिट्स एंड फैक्ट्स या यूनिवर्सल स्टेटमेंट और यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिविटी, तो इसका रूल क्या बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर जनरल स्टेटमेंट, हैबिट्स एंड फैक्ट्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है। और इसकी बात कैसे होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से इंडेफिनाइट कैसे बनता है, जो काम हैबिचुअली होता है या फैक्ट्स है, जो टाइम, जैसे वह स्कूल जाता है, वो स्कूल जाने का काम इसका रोज का है। ये नहीं कि एक दिन नहीं गया तो इसका रोज नहीं माना जाएगा। वो चाय पीता है, इसका मतलब नहीं है कि वो एक दिन ही नहीं पिया तो उसका नहीं माना जाएगा। अरे उसकी हैबिट है चाय पीने का, वो रोज चाय पीता है तो हम बोलेंगे वो चाय पीता है। वो चावल नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, वो कभी कभार खा लेता है, वो अलग बात है। लेकिन उसको क्या है, इसको हैबिचुअली या इसको फैक्ट है या जनरल बात है कि वो चावल खाता है, वो चावल खाता है। वो डांस करती है, वो डांस करती है। इसका मतलब नहीं है कि 2-4 दिन डांस नहीं किया तो हम नहीं बोलेंगे कि वो डांस नहीं करती है। लेकिन जिस वाक्य, जो सेंटेंस इस टाइप को मीनिंग को समझाता हो तो वो वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो वाक्य गिनती होगा। ठीक है। वो डांस करती है, वो चाय नहीं पीता है, हम रोज स्कूल जाते हैं, जो काम रोज होता है, जो काम रोज होता है, हैबिचुअल है, वो उस टाइप का वाक्य को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाक्य कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, जिस सेंटेंस की वाक्य के अंत में तो होता है, ता है लगा है या ती है लगा है, ता है या ती है या ते हैं ये लगी है, तो वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहला जाएगा। चाहे भी किसी भी टाइप का वाक्य आप ले लो, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ती हूं। अगर मैं लग गया, मैं जाती हूं,
ती हूँ, इस टाइप के अगर लास्ट अक्षर 2 अक्षर आता है तो वो समझ लेना कि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही गिनती होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, उस कैटेगरी का वाक्य है। आप किसी भी ले हैबिट्स के ले लो, फैक्ट्स का ले लो, जनरल स्टेटमेंट लो, चाहे यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, लास्ट में ता है, ती है, ते है या ती हूं, इस टाइप का वाक्य अगर वाक्य हिंदी में आपके अंत में है तो समझ लें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं आपको अभी बता के गया जो वाक्य है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल, इंग्लिश में लिख दिया स्कूल जाता है, द लास्ट में क्या है, ता है, ता है, जाता है, यानी इससे हम समझ में आ गया कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो ये वाक्य कैसे होगा, यहां पे ये सब सीखना है। वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं, अगर लड़की है तो बोलेगा मैं स्कूल जाती हूं, मैं चाय पीती हूं, मैं चाय नहीं पीती हूं, इस टाइप के वाक्य, उसमें नहीं भी अर्थ अभी आएगा, नहीं भी लगेगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा जो, लेकिन लास्ट में अगर ता है या ता नहीं है, मैं ती नहीं हूं, तो अगर इस टाइप का है तो यह सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो वह स्कूल जाता है क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहां पे सिंपल आपको छोटा सा एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये ध्यान रखना ये वाक्य हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे मैं बता दिया मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इंग्लिश क्या होगा, आई गो, आई गो। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य उसका इसका क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बात है सेंटेंस बनाते समय। सेंटेंस बनाते समय हमेशा मैं आपको बता के गया था, सेंटेंस बनाते समय पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, दूसरे में रहेगा वर्ब, तीसरे में रहेगा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 भार्ब। ये देखो ट्रांसलेशन करते समय पहले वो भी एक चीज सीखना जरूरी है, भार्ब का 3 फॉर्मेट होता है, भार्ब का 3 फॉर्मेट होता है, ठीक है। 3 फॉर्मेट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 फॉर्मेट जो है भार्ब का, ये पहला फॉर्म आपका हो गया प्रेजेंट, भार्ब का दूसरी फॉर्म हो गया पास्ट और तीसरी फॉर्म हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल गो का पास्ट टेंस है वेंट और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया गन, गो वेंट गन। अगर प्ले, ये सब सीखना जरूरी है, प्ले प्लेड, उसमें पास्ट पार्टिसिपल में भी रहेगा वही प्लेड, ठीक है। ईट, इसका पास्ट टेंस एट, ATE और फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल में ईटन। ये सब जो वर्ड है इसको भार्ब के फॉर्म को ध्यान रखना, सीखना भी जरूरी है। ट्रांसलेशन करने से, टेंस सीखने से पहले भार्ब का फॉर्मेट भी आपको मालूम होना चाहिए कि भार्ब का पहला फॉर्म यानी V1, इसी को हम बोलते हैं V1 यानी भार्ब का पहला फॉर्म। V2 भार्ब का दूसरी फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म है, और भार्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वाक्य जो बना, टेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस V1 लगता है, V1 यानी भार्ब का पहला फॉर्म लगेगा और कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इसकी नियम क्या बता दिया, सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1, V1 भार्ब का पहला फॉर्म लगेगा,
भार्ब का पहला फॉर्म लगेगा। दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म के बारे में सोचना नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट प्लस V1 लगेगा, भार्ब का पहला फॉर्म लगेगा। देखो वह मैं जाता हूं, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और भार्ब उसके दूसरी फॉर्म जगह में क्या आना चाहिए, भार्ब हमेशा रह गया गो, सेकेंड प्लेस में गो आ गया, लेकिन भार्ब का पहला फॉर्म ये लगेगा। इसमें वंट नहीं लिखना है प्रेजेंट टेंस में। हमेशा ध्यान रखो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट प्लस V1 लगेगा। V1 का कई फॉर्मेट है, वो सब आपको देखना जरूरी है। ये जो V1 कैसे लगता है, अगर आपका सब्जेक्ट या नाउन, सब्जेक्ट को नाउन भी कहते हैं, नाउन अगर आपको आई के अलावा, आई को छोड़कर बाकी सब प्लूरल, आई को भी यहां प्लूरल के साथ काउंटिंग करके लेना है। आई, उई, यू, दे, दोज, जहां आपको प्लूरल हो गया, ये सभी के पास भार्ब का V1 ओनली लगेगा। लेकिन अगर भार्ब ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो गया आई को छोड़कर, जैसे ही या सी या इट, या पूरा दुनिया में किसी भी एक का नाम ले लो, किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान का नाम ले लो, किसी जानवर का नाम लो, अगर सिंगल है, एक बंदे है, तो उसके पास हमेशा V1 के साथ आपका एस या ES या IES जुड़ता है। V1 रहेगा, लेकिन V1 के साथ एक अक्षर S लग जाएगा या दो अक्षर ES लग जाता है, कहीं IES भी लगता है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन वह जाता है, यहां वह जो है आपका सिंगुलर है। यहां पे मैं सिंगुलर है, लेकिन मैं को यहां सिंगुलर काउंटिंग नहीं किया है, यह सभी प्लूरल में चला जाएगा। आई के अलावा मैं बता दिया, ध्यान रखना। वह जाता है, यहां पे क्या होगा, ही गोज। यहां पे V1 हमारा रह गया गो, लेकिन इसके साथ ES जुड़ गया, गो जुड़ गया, दो अक्षर जुड़ गया, ही गोज, वह जाता है। इतना ही ध्यान अगर सीख जाओगे, आई गो, ही गोज, ये आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही ध्यान रखना, जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट या नाउन कहो, अगर नाउन सिंगुलर हो गया, सिंगुलर यानी एक वचन हो गया, तो यहां पे भार्ब के साथ S या ES अक्षर जोड़ देना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, ठीक है। और बाकी सभी के पास, किसी के पास भार्ब के साथ S या ES नहीं जोड़ना है। अगर आपका किसके पास, नाउन के पास, जो आपका कर्ता सिंगुलर है तो भार्ब में S लगेगा, अगर कर्ता प्लूरल है या आई है तो वहां भार्ब में कोई अक्षर जुड़ेगा नहीं, कोई अक्षर नहीं जुड़ेगा। हम जाते हैं, यहां हम क्या हो गया, नाउन जो हमारा प्लूरल है, यहां जाते हैं, हिंदी में लिखते समय जाते हैं लिखे हुए, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ गो लिखना, यहां पे S या ES नहीं लगेगा, वी गो, ठीक है। क्यों कि यहां पे गो किस लिए हुआ ना, जो हमारा सब्जेक्ट या नाउन हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन में कोई अक्षर जुड़ेगा नहीं। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो वहां भार्ब के साथ S या ES या IES जोड़ के लगाना। किसके साथ जुड़ता है अक्षर, भार्ब के साथ, ना कि सब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ, ये ध्यान रखना। अगर नाउन सिंगुलर है तो भार्ब में S या ES जुड़ेगा, ये उसकी सीखने का तरीका है। तो आपको अब मैं पहले क्या समझा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपको ध्यान देने वाली क्या है, सब्जेक्ट
के साथ V1 हमेशा रहेगा। और V1 में S या ES कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट या नाउन आपका सिंगुलर है तो वहां पे सब्जेक्ट के भार्ब के साथ S या ES अक्षर जोड़ देना, 2 अक्षर या सिंगल एक अक्षर जोड़ देना। इसके बाद आपको क्या रहेगा? बोला था ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन अगर मैं वाक्य लिख दिया मैं स्कूल जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पे वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य हमेशा ध्यान रखना फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट के पास हमेशा भार्ब लगेगा। मैं हूं, आई क्या होगा? यहां हूं लगेगा? नहीं, क्या है? जाता हूं, खाली हूं नहीं, जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो, आई गो। यहां पे हूं का मीनिंग कुछ नहीं है, यहां क्या हूं के लिए कोई अब मीनिंग नहीं है। मैं जाता हूं, आई गो, कहां जाता हूं? स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये जो स्कूल हो गया, टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया भार्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भार्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाता हूं स्कूल, विद्यालय, आई गो टू स्कूल। वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। यहां पे क्या होगा? भार्ब क्या है? पीता है। हमेशा पहले भार्ब को पहचानना है और सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है? वह। तो पहला सब्जेक्ट, पहला हमारा रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इंग्लिश वह का इंग्लिश हो गया वो ही, लेकिन वो ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो भार्ब में एस या अक्षर पीता है। पीने का इंग्लिश हो गया ड्रिंक, ड्रिंक के साथ एस लगा दो। ही ड्रिंक्स टी, ही ड्रिंक्स, इसके बाद रहेगा टी, ही ड्रिंक्स टी। ठीक है। इसी तरह जैसे छोटे छोटे सेंटेंस में बताऊंगा, वो ध्यान रखना। जैसे मैं बोला था आपको क्या क्या रूल बताया था, ये रूल को भी ध्यान रखना। जैसे मैं बताया, ये यूज्ड फॉर जनरल स्टेटमेंट, हैबिट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्या होगा इंग्लिश? देखो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? कौन होता है? कौन होता है? सूर्य। तो सब सूर्य हमारा हो गया सब्जेक्ट। भार्ब कौन सी हो गया? उदय होता है। उदय होना एक भार्ब है, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? ये हमारा हो गया भार्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया पूर्व में, तो ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा और ये हिस्सा हमारा तीसरा में लगेगा। तो जोड़ो, सूर्य का इंग्लिश क्या हो गया? सन। सन हो गया, तो ये सिंगुलर है। सन अगर सिंगुलर है तो भार्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। उदय होने का इंग्लिश क्या है? राइज। राइज के साथ एस जोड़ दो। सन राइजेस पूर्व में इन ईस्ट, इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। तो इसी तरह ये जो वाक्य बनाना, ये सीख लो। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनाइट वाक्य में देखो लास्ट में बोला था ता है आता है, ता है, ती है, जो भी जहां भी किसी भी टाइप का वाक्य है, अगर इसका मीनिंग यही होता है, यानी क्या है? ये जनरल एक्टिविटी है, जनरल एक्टिविटी है। जैसे दूसरे वाक्य है कि ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंचता है, ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंचता है। ये उसके रोज का काम है, रोज का काम है। ठीक है। ट्रेन पहुंचना है, उसका टाइम फिक्स्ड टाइम है। इसके ये जनरल है कि ये रोज पहुंचता है, ट्रेन पहुंचता है। तो ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंचता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। उसी टाइप का बनाना है। ट्रेन शाम को सायं 6 बजे पहुंचता है। क्या होगा इंग्लिश? देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सोचने की जरूरत नहीं। लास्ट में ता है लग गया, समझना कि ये
इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो ट्रेन हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्रेन, पहले लिख दिया ट्रेन। ट्रेन क्या है, ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो पहुंचने का इंग्लिश क्या है, अराइव्स, अराइव, तो एस लगा देना। द ट्रेन, ट्रेन अराइव्स, ट्रेन अराइव्स हो गया शाम को 6 बजे इन 6 PM, इन 6 PM, बस इतना ही है, ट्रेन अराइव्स इन 6 PM। ठीक है, इतनी छोटा छोटा वाक्य है जहां पे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो भी वाक्य ऐसे बनता है ये आपको मैं बता दिया। इसी वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है। वो कैसे बनता है मैं आपको एक एक बता देता हूं, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं 12 पार्ट है तीनों टेंस का, 12 पार्ट को समझाने में बहुत टाइम लगेगा और आपको सीखना भी है। मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं रोज एक एक वीडियो में आपको समझाते रहूंगा। धैर्यपूर्वक मेरा का वीडियो को देखते रहिए और टेंस सीखते जाइए। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है, आई गो, आई गो। लेकिन इसी का नेगेटिव वाक्य भी बनता है, मैं नहीं जाता हूं, क्या होगा, मैं नहीं जाता हूं, वो भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य है या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, इंग्लिश क्या होगा, यहां पे क्या होगा, मैं नहीं जाता हूं। जैसे मैं बोला था जहां पे नाउन यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है भार्ब में एस या ईएस लगाना। ठीक इसी तरह जहां पे सब्जेक्ट यानी नाउन अगर सिंगुलर है यहां पे कहां पे डज लगेगा, कहां पे डू लगेगा, कहां पे डू नॉट लगेगा, वो ध्यान रखना है। यहां पे भार्ब क्या है, सिंगुलर में, मैं को सिंगुलर में काउंट नहीं करना है, मैं नहीं जाता हूं, यहां पे डू नॉट लगेगा। आई के बाद ये जो भार्ब से पहले हमेशा ध्यान रखना, मेन भार्ब से पहले हेल्पिंग भार्ब लगता है, मेन भार्ब से पहले हेल्पिंग भार्ब व बी भार्ब लगता है, कभी मेन भार्ब के बाद बी भार्ब नहीं लगाना, यही उसकी नियम है। तो मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। यहां पे डू नॉट पहले आया गो से पहले, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे भार्ब है, ये मेन भार्ब है, लेकिन उससे पहले ये जो बी भार्ब लगा है डू या डू नॉट, ये मेन भार्ब से पहले लगेगा, आई डू नॉट गो। अगर वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, क्या होगा, यहां पे वह हमारा सिंगुलर हो गया, वह सिंगुलर है तो भार्ब में क्या लगता है, एस लगना चाहिए, लेकिन यहां नहीं जाता है, जैसे नहीं के लिए यहां डू नॉट लगा, यहां पे सिंगुलर होगा तो यहां पे डू के बजाय डज नॉट लगेगा, डू के साथ एस या ईएस जुड़ेगा, ना कि मेन भार्ब के साथ जुड़ेगा, यह ध्यान रखना। जहां पे बी भार्ब में एस या ईएस लग गया तो मेन भार्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। यहां पे गो रहा, यहां पे गोज नहीं हुआ, क्योंकि जहां पे ईएस लगना था ये यहां पे लग गया डू के साथ, बी भार्ब के साथ। ठीक है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, क्या होगा, वे का इंग्लिश दे, ये दे हो गया प्लूरल, दे प्लूरल होगा तो यहां पे क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। दे डू नॉट गो, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। डू नॉट में, डू नॉट के और गो में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे अगर डज होगा तो वही गो रहेगा, गोज नहीं होगा, ये ध्यान हमेशा रखना। मेन भार्ब से पहले अगर हेल्पिंग भार्ब या बी भार्ब लगा है, अगर बी भार्ब में डज एस या ईएस जोड़ दिया तो मेन भार्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है, मेन भार्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। तो हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद बी भार्ब,
ठीक है, इसके बाद मेन भार्ब V1, ठीक है। बी भार्ब यानी ऑक्सिलरी भार्ब, या बी खाली में लिख दिया यानी ऑक्सिलरी भार्ब यहाँ पे लगना है पहले, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी भार्ब प्लस V1। इसके बाद अगर जो वाक्य होगा, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आई डू नॉट गो, इसके बाद टू स्कूल लगेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसके बाद रहेगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने ऑक्सिलरी भार्ब यानी बी भार्ब लगाना सीख गया। कहां पे डू नॉट लगेगा, कहां पे डज नॉट लगेगा। ये हमारा था कौन सी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पहला वाला जो मैं वाक्य बताया, मैं जाता हूं, इसको कौन सी सेंटेंस बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस में मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अगर भार्ब यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी सिंगुलर नाउन है तो यहां पे डज नॉट लगेगा, मेन भार्ब से पहले, मेन भार्ब से पहले डज नॉट लगेगा। इसी तरह अगर आपका इंटरोगेटिव वाक्य होगा, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, यहां पे क्या लग गया, क्या वह जाता है। वह जाता है इंग्लिश क्या है, वह जाता है इंग्लिश ही गोज, ही गोज। लेकिन जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो मैं अभी बोला था वह नहीं जाता है, वहां पे क्या लिखना, ही डज नॉट गो। सेम इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यह क्या होगा ना, मेन ये सब्जेक्ट से पहले आपको बी भार्ब लग जाएगा, बी भार्ब लगेगा यानी डज। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगता था, यहां पे पहले डज लगेगा, DOE डज, इसके बाद ही गो रहेगा, डज ही गो, डज ही गो, डज ही गो। क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। ये ध्यान रखना, क्या वह जाता है, डज ही गो। लेकिन क्या वे जाते हैं, क्या वे जाते हैं, यहां पे देखो वे जो हमारा ये प्लूरल है, वे हमारा ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे प्लूरल होगा तो मैं बोला था कि हमेशा यहां पे क्या नहीं लगेगा, डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, डू, पहले डू, इसके बाद दे और गो, डू दे गो, डू दे गो। बहुत आसान है समझने में, अगर समझ जाओगे बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन बनाने में पहले बी भार्ब को लगा देना है, डू या डज। डज कहाँ लगेगा, जहां पे नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे डज पहले रहेगा। बाकी जैसे बनाते थे सिंपल वही लिख देना है। ही गोज था, वह जाता है, लेकिन क्या वह जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर पहले हमने डज लगा दिया तो भार्ब के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, जहां पे आपने डू या डज लगा दिया, अगर डज लगा दिया तो मेन भार्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। इसका नियम क्या है, ये नियम है अगर मेन भार्ब से पहले ऑक्सिलरी भार्ब यूज होता है तो मेन भार्ब के साथ एस या ईएस अक्षर नहीं जुड़ता है, यानी उसकी ओरिजिनल फॉर्म V1 का ओरिजिनल फॉर्म वही भार्ब लिखा जाएगा। अगर मेन भार्ब आपसे पहले आप बी भार्ब लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, तो मेन भार्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये ध्यान रखना, इसका नियम है, ठीक है। जैसे वह चल सकता है, वह चल सकता है, क्या होगा, वह चल सकता है, इंग्लिश क्या होगा, चल सकता है। यहां पे सकता है लिखा है, वह चल सकता है, क्या होगा,
वह आपका सिंगुलर है, वह आपका सिंगुलर है। ही चल सकता, सकना क्या है, सकता है इंग्लिश कैन, यहां पे कैन लग गया। कैन आपको ही के बाद क्या लगना चाहिए था, भार्ब लगने चाहिए था, चलना। चलना क्या है, वॉक। भार्ब के नाउन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आपको भार्ब लगना चाहिए था, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद भार्ब से पहले आप कैन वर्ड लगा दिया, यानी ये आपका भी बी भार्ब में जाता है, कैन, मस्ट। ये अगर बी भार्ब में लग गया तो आपका भार्ब का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ही कैन वॉक, ही कैन वॉक, यहाँ पे वॉक्स नहीं होगा, यहाँ पे वॉक्स नहीं होगा, तो ही कैन वॉक ओनली रहेगा, क्योंकि ये मेन भार्ब वॉक है, वॉक से पहले कैन लग गया तो यहाँ पे वॉक्स का मेन भार्ब का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ही कैन वॉक, ही कैन वॉक्स नहीं लिखना। ये आपका सीखने वाली चीज में 2-3 बता दिया। जैसे ही रीड्स, ही रीड्स, ही रीड्स बट, ध्यान रखना बट में लिख दिया, बट क्या है, बट क्या होगा, ही मस्ट रीड होगा। ही के बाद अगर मस्ट वर्ड आपने लगा दिया, इसके बाद रीड्स नहीं होगा, ही मस्ट रीड होगा, ही मस्ट रीड होगा। ही डॉज रीड होगा, अगर ही डॉज आ गया पहले मेन भार्ब से पहले, तो यहां पे अगर डॉज आ गया यहां पे रीड्स नहीं होगा, ही डॉज रीड होगा। ही मस्ट रीड होगा, रीड्स नहीं होगा। तो आपको सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कैसे कैसे वाक्य होता है, मैं आपको कई एग्जाम्पल आपको दे के गया हूं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सब सीखना है। ही रीड्स होता है, ही रीड्स सिंगुलर है तो यहाँ पे भार्ब के साथ एस लगता है, लगा दिया हमने, लेकिन मेन भार्ब से पहले अगर मस्ट, डज, कैन ये वर्ड आपने लगा दिया तो भार्ब के साथ एस या एस अक्षर नहीं लगेगा, ठीक है। ही मस्ट रीड, ही डज रीड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका हो गया, हम आपको सिखा दिया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में और एक वाक्य कैसे होता है, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव वाक्य होता है, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव वाक्य होता है। क्या शब्द लगा, जैसे वह सोचता है, सोचना, वह सोचता है, क्या है इंग्लिश, ही थिंक्स, ही के बाद थिंक हो गया, एस जोड़ गया, ही थिंक्स। लेकिन क्या वह सोचता है, वह क्या सोचता है, वह क्या सोचता है, क्या होगा इंग्लिश, व्हाट ही, व्हाट। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान बताया था, इंटरोगेटिव बनाते समय डू डज पहले लगेगा, व्हाट भी लगेगा, इसके बाद जैसे सिंपल में क्वेश्चन बनाते समय इंटरोगेटिव में बताया था तो पहले डू डज लगेगा। व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही थिंक, वह क्या सोचता है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, क्या होगा, यहां पे व्हाट लगेगा पहले, फिर नॉर्मली इंटरोगेटिव में डू यू थिंक लिखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, पहले व्हाट भी लगेगा, इसके बाद डू यू थिंक, जैसे नॉर्मल इंटरोगेटिव बनाते हो इसी तरह बनाना, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य है। और एक वाक्य है इसके बाद इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव वाक्य होता है, इसका भी थोड़ा सा एक आधा बता देता हूं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है,
क्या बताया अभी? ही रीड्स, ही रीड्स, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। ये हिंदी आप पहले ठीक से, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखा करो। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड। ठीक है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। क्या होगा? डज, डज ही रीड, डज ही रीड। क्या वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। क्या होगा यहां पे? डज ही नॉट रीड। ये इसमें दो किस्म का होता है, डज ही नॉट रीड या डज नॉट ही रीड। ये दोनों सही है, दोनों सही है, कोई भी लिख दो। डज नॉट ही रीड, ये दोनों सही है, ध्यान रखना। ठीक है, डज ही नॉट रीड और डज नॉट ही रीड दोनों सही है, और बेसी मैक्सिमम परसेंटेज सही है डज ही नॉट रीड। ठीक है, नॉट जो है मेन वर्ब से पहले रहता है, ये ग्रामेटिकल रूल कहता है, और डज नॉट ही रीड लिखोगे तब भी ये गलत नहीं होगा। ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य है। इसका कैसे कैसे होता है मैं आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट जो कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। आज मैं इतना कहता हूं। अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।